नाजरीन, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं रामीन सैयद। नाजरीन, पूरी दुनिया का अमन दाव पर लगाकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अपनी रिपोर्ट से यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नज़र रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IAEA की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर ही इजराइल ने ईरान पर इतना बड़ा अटैक लॉन्च किया, जिसमें ये दावा किया गया था कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस जंग में अब तक सैकड़ों ईरानी शहरी, लीडरान, 9 एटमी साइंसदान जान से गए और हज़ारों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अब जब ईरान के जवाबी हमलों के बाद ये जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, तो IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने अपनी रिपोर्ट्स पर मौक़िफ़ ही बदल लिया है, यू टर्न ले लिया है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि अब राफेल ग्रॉसी साहब बड़ी मासूम सी शक्ल बनाकर ये फरमाते हैं कि ईरान की तरफ से एटम बम बनाने पर कोई सबूत ही नहीं मिला। तो जनाब राफेल ग्रॉसी साहब ये भी चाहते हैं कि ईरान इजराइल में जंग छेड़ने का इल्ज़ाम भी उन्हें ना दिया जाए। और इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि आपको भी याद होगा इस हवाले से कि IAEA ने 12 जून को ईरान को अपने एटमी प्रोग्राम को ख़तरनाक हद तक फैलाने पर उसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने 84% यूरेनियम को अफजोदा कर लिया है और वो एटम बम बनाने के करीब है। और फिर उसी रेजोल्यूशन को बुनियाद बनाकर इजराइल ने 13 जून को तेहरान पर सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों से हमला कर दिया। और आज इस खून की होली को शुरू हुए 9 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। राफेल ग्रॉसी के इस बयान के बाद ईरान ने IAEA को इजराइल की नाजायज़ जंग का साथी करार दे दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का ये मानना है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यही नहीं बल्कि ईरान ने राफेल ग्रॉसी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत भी दर्ज करा दी है, जिसमें डायरेक्टर IAEA राफेल ग्रॉसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा अपने ही इदारे IAEA के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, जिसकी इस रिपोर्ट की वजह से इस वक्त सैकड़ों ईरानी शहीद हो चुके हैं और मशरिक़ वुस्ता का अमन दाव पर लग चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर क्या इतना आसान है, मजाक की बात है ये कि एक रिपोर्ट जारी होती है, फिर रेजोल्यूशन आती है, उसकी बेसिस पर इतना बड़ा अटैक लॉन्च कर देता है इजराइल ईरान पर, और फिर जनाब उस रिपोर्ट को शाया करने वाले, वो रेजोल्यूशन लेकर आने वाले साहब ही इस बात पर यू टर्न ले लेते हैं। इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है, जंग का खतरा है खित्ते में, इतना आसान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेटा देखें, बात यह है कि ये इनके लिए बहुत आसान है और उसकी वजह सबसे बड़ी बात ये है, आपको याद होगा कि 10 लाख लोग इन्होंने जो है इराक में मार डाले, ये कह के कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। और उसके बाद 550 बंदा पर डे मारा। और उसके बाद टोनी ब्लेयर ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि देयर वर नो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और वी आर जस्ट सॉरी। ये उसने उसको बोल दिया, सॉरी कौन सी बात है, जबकि उसके मुकाबले में लॉकर बी केस जो हुआ था, जब लिबिया ने एक पैनाम का जहाज गिरा दिया था, तो उसके ऊपर फिर जो है उसको बिलियंस जो है ना वो देने पड़ गए थे। और ये देखिए ना, कॉम्पनसेशन भी कोई चीज होती है। अभी अफगानिस्तान में आप देख लीजिए, अफगानिस्तान में $10 बिलियन का असला जो है वो अमेरिका बहादुर छोड़ के चला गया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई और पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। और जाफराबाद है, जाफर एक्सप्रेस का वाकया आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। अब ये जो बात है जिसके अंदर इजराइल जो है वो एक न्यूक्लियर मुल्क है और वो ना किसी कानून को मानता है ना कायदे को मानता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके खिलाफ जो साउथ अफ्रीका करारदाद लेके गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उन्होंने उसको बाकायदा एक मुजरिम करार देते हुए एक उसको कहा कि ये दहशतगर्द है और ये लोगों का कातिल है और इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर अमेरिका के अंदर खिताब करने का मौका दिया जाता है। अब आप ये देख लें, ये स्टैंडर्ड्स हैं। मसला यहाँ ये है कि ईरान जो है, अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान जो है वो तरने वाला होगा तो ये गलत बात है। देखिए रामीन साहबा, बात यह
है कि जब आपके पास जो है ना, जब आप जंग के लिए खड़े हो जाते हैं ना, तो एक बड़ा जो है ना, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि द कंट्रीज हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैनॉट बी डिफीटेड। जो मुल्क जो है वो हथियार डालने से जो है इनकार कर दे, उनको आप शिकस्त नहीं दे सकते। और ईरान एक कौम है, और इस्लाम से आने से पहले भी वो एक कौम थे, और दुनिया में सल्तनत फारस के नाम से जाने जाते थे, और ये सुपर पावर थी। आज वो एक कौम है, एक मिल्लत है, और इस टाइम पे आप देखिए कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसको आ रही है, यानी कि वो ममालिक जो उसको खित्ते के अंदर जो है वो उसके साथ इलाकाई, मजहबी और मसलकी और इसी तरीके से सियासी तनाज़ात रखते थे, वो भी आज उसके साथ खड़े हो गए हैं, और ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 51 के तहत उसको दिफा का हक हासिल है। अब ये जो IAEA जैसा इदारा है, अब आप देख लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर ताबकारी जहां फैलती है वो, और जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, वो है इंडिया, जहां 118 FIR दर्ज हो चुकी है कि न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो है वो चोरी हो चुका है। अभी हालिया एक रिपोर्ट आई थी, वो भी आपके सामने है। दुनिया में जिस मुल्क ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया वो ना पाकिस्तान है, ना वो रूस, ना चाइना, ना कोई और, बल्कि वो अमेरिका है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर लोग मार दिए। दुनिया की पहली और दूसरी जंग अजीम जो थी वो मुसलमानों के साथ नहीं हुई थी, अंग्रेजों ने एक दूसरों को मारा था, और करोड़ों लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए। आज आपने कहा खित्ते के हवाले से, देखिए नामीन, आप मुझे ये बताएं कि खित्ते के अंदर तो नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें जो हैं वो तब्दील हो गई, जहाज़ों की फ्लाइट्स जो हैं वो रीशेड्यूल होने पड़ी, जो हज्जाज कराम हैं उनको कितनी तकलीफ और तंगी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का बॉर्डर जो एक न्यूक्लियर जिम्मेदार रियासत है, उसका बॉर्डर जो है वो एक इनसिक्योर हो गया, और हम बतौर पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ईरान के हवाले से जो है पाकिस्तान को बड़ा एक मजबूत फैसला लेना पड़ेगा, और लिया भी है कि हमने इसराइल के और भारत के सोल्जर्स वहां देखने हैं, या हमें अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के सोल्जर्स, एक फ्रेंडली बॉर्डर जो है वो चाहिए। इसलिए जो मौजूदा सूरत हाल है, बिल्कुल मुकदमा लेके जाना चाहिए, इन पे भी लेके जाना चाहिए, और नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लेके जाना चाहिए, जिसने हमारे यहाँ बच्चे शहीद किए, मसाजिद को शहीद किया, और खुद बुचर ऑफ गुजरात जो था वो अब बुचर ऑफ इंडियन पंजाब बन गया, जिसने वहाँ सिखों के ऊपर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल, 6 बैलिस्टिक मिसाइल के हमले किए। गजब खुदा का, पूरी दुनिया गूंग हो गई। इसका मतलब यह है कि यूनाइटेड नेशन नाम की कोई दुनिया में चीज नहीं रह गई। अगर यही मामला देखें, ईस्टर्न तिमोर आता है तो उनको आजादी दे दी जाती है, सूडान होता है तो उसको जो है 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये जो डबल पॉलिसी, एक हिपोक्रेसी जो हमें नजर आती है वेस्ट में, ये तो अब आया है, इस पर तो कोई सवाल बाकी नहीं बचा। लेकिन अब्दुल्ला साहब, हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बोला कि हम तमाम इस्लामी ममालिक इन सपोर्ट हैं ईरान के, तो क्या वाकई ऐसा है? और क्या ये इसलिए क्योंकि इजराइल अब एक कॉमन एनिमी है और इस वजह से हम सपोर्ट कर रहे हैं? और क्या ये सपोर्ट इफेक्टिव भी आपको नज़र आ रहा है ग्राउंड में? रामीन साहबा, देखें, पहली बात यह है कि इजराइल जो है ना, जो ममालिक आपको नजर आता है कि वो उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज हैं या उनके साथ कोई नरम गोशा रखते हैं, तो वो अमेरिका की वजह से दबाव में इसराइल को नहीं पसंद करते, इसराइल से नफरत करते हैं। और अगर ये बराह रास्त सपोर्ट नहीं करेंगे तो खुफिया हाथ जो होते हैं वो काम आते हैं, और वो आ रहे हैं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप देख लीजिए कि ये खित्ते के अंदर वो ममालिक हैं जिनको ये पता है कि ग्रेटर इसराइल के अंदर, सऊदी अरब समेत को पता है कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में जो है वो इस टाइम पे जो है उनका मुल्क भी शामिल कर लिया गया। तो एक तो ये टेरिटोरियल उनको खतरा है, दूसरी बात उनको जंगों से खतरा है, और वो ये भी जानते हैं कि अगर इसराइल को इतना खुला हाथ मिल गया तो फिर कल को उनकी सलामती जो है वो तो इट विल स्टैंड जेपरडाइज्ड, वो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए आज की सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि वो अमेरिका, जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो बराह रास्त कुछ करेगा, उसने करना होता वो पहले दिन आ जाता। आप देखिए कि अमेरिका भी नेतन्याहू जैसे लोगों से और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से तंग आए पड़े हैं। अच्छा। और वो ये नजर आ रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इनसे हमें पैसा देना पड़ रहा है, जबकि आप देखें कि अरब दुनिया से $4 ट्रिलियन का जो एक खतीर रकम थी वो डोनाल्ड ट्रंप
साहब लेके गए हैं, तो जाहिर है एक तरफ अरब दुनिया है जो ये कह रही है खुलेआम कि इजराइल गलत कर रहा है, और दूसरी तरफ नेतन्याहू है जो सिर्फ पैसे के लिए मुंह खोल के खड़ा है और अब ये कहता है कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में मुलव्विस हो। इसमें जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो बरतानिया, जो खामोशी से चुपके से जिसने रूस और यूक्रेन का मुआहदा भी तबाह बर्बाद किया और जो सदर ज़ेलेंस्की थे उनको जो है वो सपोर्ट फराहम की, इंटेलिजेंस फराहम की, और नतीजे में पुतिन साहब के हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला किया गया और उनके एयर बेसिस को जो है वो ठिकाना बनाया गया 5 डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर, जो उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए दूसरा जो है वो आप देखें कि 2 दिन पहले जब मुज़ाकरात जो है छठे दौर के अंदर न्यूक्लियर जौहरी हथियारों के हवाले से जो बात हो रही थी मशकत के अंदर, उसको सैबोटाज किसने किया? उसको भी जो है वो यहूदियों ने सैबोटाज किया। इसलिए ये एक बड़ी गेम चल पड़ी है और मेरा नहीं ख्याल कि इस गेम के अंदर। अब्दुल्ला साहब, ट्रंप के रोल की आपने बात की, अमेरिकन रोल की आपने बात की, तो आपको कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से? क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हैं। कभी वो कह रहे होते हैं कि जी हम पीस मेकर्स हैं, अब तो वो खैर पीस के नोबेल इनाम के लिए भी नॉमिनेट कर दिए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूजन का शिकार नज़र आ रहे हैं आपको? उनकी पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नज़र आ रही है कि आया वो प्रो वॉर हैं या नहीं हैं? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब बिजनेसमैन हैं, वो दिखाते जिसको पंजाबी में कहते हैं खब्बी और करते सजी हैं। मसला यहाँ ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको मालूम है अमेरिकन जो सबसे ज्यादा उनको जो वोट मिलता है, जाहिर है वो सदर बनते हैं अमेरिका के वोट से मिलते हैं, तो उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी जो है वो बहुत बुरे हालात हो गए हैं और अमेरिका जो है सोशल सिक्योरिटी के बगैर के 4% लोग जो हैं यहाँ के 34% जो वसाइल हैं उनको खा रहे हैं। इसलिए उनकी आदत है कि वो अपनी चादर से कहीं ज्यादा पैर फैलाते हैं और उनकी जरूरियात पूरी करना किसी खाला जी का घर नहीं है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगर आप ये कहें 68% अमेरिकन जो है इजराइल की जंग जो है जो कि नाजायज है उसके ऊपर जो है हमें क्या जरूरत है कूदने की, तो ये भी एक बात है। जाहिर है उनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। देखिए दोनों तरफ, एक तरफ इंडिया जो था वो बहुत ज्यादा छलांगे मारने लगा था, तो फिर क्या हुआ कि उनको कट टू साइज करना पड़ा। और अब नेतन्याहू जो है, देखिए जो रिजीम ईरान में तो होती है चेंज या नहीं होती, लेकिन नेतन्याहू जो है वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि जो एक सिक्योरिटी एपरेटस उसने बनाया था और उसने कहा था कि हम इनविंसिबल हैं, हम अनटचेबल हैं, हम अनरीचेबल हैं, वो जो ऑरा था वो ब्रेक हो गया। और अब ये उनको नजर आ गया कि इसराइल वो इसराइल नहीं है, इसलिए खित्ते के जो ममालिक हैं उनको भी जो है ना ताकत का एहसास हो चला है। और अगर इस रीजन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करनी है तो फिर उसके लिए इसराइल जैसे नासूर को कट टू साइज करना पड़ेगा। ठीक है, बट अब्दुल्ला साहब, व्हाट अबाउट द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल? क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, कुछ एनालिसिस पढ़ रही थी, उसमें जो नेतन्याहू के जो ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं लोग, वो ये कह रहे थे कि जी उनकी तो जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इजराइल के अंदर और पॉपुलर वोट उनको शायद ना मिलता इस दफ़ा, मगर जब से उन्होंने ये स्ट्राइक्स की हैं ईरान पर तो उनकी जो सपोर्टर बेस है उसमें फिर से इजाफा होना शुरू हो गया। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मूव था? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल के अंदर आप मुझे खुद बताइए कि जिस मुल्क के ऊपर कभी किसी ने जो है वो गोली चलते नहीं देखी थी, आज उसके ऊपर जो है उसकी जो रात है उसको दिन बने पे देखा है, उसके ऊपर मिसाइल गिर रहे हैं, उसका कोलेटरल डैमेज है। ये देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो फोन कर रहे हैं ना बार बार लोगों को, कभी सऊदी अरब करते हैं, कभी कतर करते हैं, कभी हमारे फील्ड मार्शल साहब को मिलते हैं, अनप्रेसिडेंटेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है या इसराइल की चीखें उनको ये मजबूर कर रही हैं कहलाने के ऊपर? इसका मतलब यह है कि इसराइल के अंदर हालात बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। कभी भी कोई मुल्क हाँ जीत रहा हो तो और बात है, लेकिन जो मैं यही लफ्ज बोलूंगा मार खा रहा हो तो फिर उसका कुछ और सिलसिला होता है। ठीक है, और आपको क्या लगता है अब्दुल्ला साहब, जैसे जो मेन मुद्दा है ज़ाहिर है जो हमें नज़र आता है इजराइल और ईरान के दरमियान, वो है न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब इजराइल के पैरानोया के हवाले से आप ज़रा व्यूअर्स को भी समझाइए कि इजराइल इतना पैरानॉइड क्यों है? क्योंकि आजकल देखा जाए तो एटॉमिक बॉम्ब अगर कोई कंट्री पोजेस करता है तो वो एक पीस
का भी पर्पस बन जाता है, क्योंकि क्यों इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों ही ममालिक के पास एटॉमिक बॉम्ब है, तो इट बिकेम अ रीज़न ऑफ पीस। तो इजराइल का पैरानोया क्यों है इस बात से कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। उनका सिर्फ पैरानोया जो है वो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान, इट इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टू। बिकॉज उन्होंने बड़ा वाज़ेह, आपने इंटरव्यू सुना होगा नेतन्याहू का, इंग्लिश में था, तो उसने कहा कि जो मेरा ग्रेटेस्ट मिशन है, माय ग्रेटेस्ट मिशन, कि वो मुल्क जो रेडिकल इस्लामाइजेशन से जो है वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको मारना है, और उसका नाम लिया ईरान। और वो लोग ममालिक जो इस न्यूक्लियर हासिल कर चुके हैं और अब इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, उनको खत्म करना है, और ये उनकी जिंदगी का ग्रेटेस्ट मिशन है। अब आप देखेंगे वो क्यों है, तो उसकी वजह यह है कि उनकी किताब मुकद्दस जिसको वो समझते हैं, उसके अंदर ये कहा गया है कि एक आग की दीवार होगी और इसराइल को जो है वो लपेट के झुलसा देगी। आप देखें ना, आप अभी आपने हालिया गजा के हवाले से भी देखा कि वो बाकायदा अपनी किताबें पढ़ पढ़ के वो जो है ना वो हिल हिल के जो है जिस तरह से उनका होता है, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो यूं कहा है, उनके बच्चों को मारो, उनकी औरतों को मारो, उनको नेज़ों पे चढ़ा लो। ये बातें उन्होंने कही है ना, हमने तो नहीं कही। इसलिए जो हिब्रू ज़बान है उसके अंदर ये चीजें वाज़े हैं, और उनको, आपको शायद ये इल्म है या नहीं है कि वो बाकायदा किताबों में पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी एनिमी है। अब आप ये देख लीजिए कि वो ये किताबों में लगा पढ़ा रहे हैं, यानी कि 7वीं जमात से जो है बाकायदा ये उनका एक कोर्स का हिस्सा है जिसके अंदर वो ये पढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम क्या फिर गाफिल रह जाएं, हम जो है वो सो जाएं? तो पाकिस्तान एक बड़े कद के साथ उठा है, और ये जो उनका फियर है, क्योंकि उनको पता है कि वो नाजायज रियासत है, और उनको ये भी मालूम है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब उन्होंने तस्लीम करने के लिए खत लिखा था, तो उन्होंने, कायदे आज़म ने जो जवाब दिया था वो तारीख साज था। उन्होंने कहा ये मगरिब का एक नाजायज औलाद जो है वो जो है वो मुसलमानों के दिलों में ला के बसा दी गई है, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इससे टकरा जाएगा, हद तक कि इससे पास पास ना कर दे। और ये वो पॉलिसी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का, मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है और आपको भी है यकीनन। देखिए, जिस पे लिखा है कि दुनिया के तमाम ममालिक मासवा इसराइल। तो अब आप ये बताइए कि वेयर डू वी स्टैंड एंड यू नो, क्या फिर उनको इस मामले पे पैरानोया जो उनका है, तो क्या वो होना चाहिए? आर दे जस्टिफाइड फॉर दैट और नॉट? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर अब्दुल्ला साहब, अब आज ज़ाहिर हमने खबर देखी कि पाकिस्तान ने पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो भी उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जिस तरह से एक डीएस्केलेशन करवाई गई, जंगबंदी करवाई गई, उसके लिए समझ आती है बात। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आ रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ही वो प्रेसिडेंट हैं जो कि इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट भी ऑफर करते रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स एज वेल। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सपोर्ट किया है जब वो गाज़ा पे बमबारी कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सपोर्ट किया जब वो ईरान पर मिसाइल हमले कर रहा था, उनकी एटमी तंसीबात को निशाना बना रहा था। इज़ ही रियली डिजर्विंग फॉर नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़? मेरा ख्याल है कुछ वो कहते हैं ना कि थोड़ा मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है। ये इतना भी नहीं होना चाहिए था कि हमें ज्यादा। ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का झुकाव हो रहा है, लेकिन कुछ मेरे ख्याल में बड़े सर्टन चीजें होती हैं जिनसे आप पीस का सिलसिला करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बस ये एक उनको खुश करने की एक कोशिश है, और वो इस किस्म की बातों से, चिकनी चौपड़ी बातों से खुश नहीं होते। मैं अपने दफ्तर खारजा को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर करें, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रह के। ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दे रहे थे, और उनका मेजरली यही कहना था कि अमेरिका मोस्ट प्रॉब्ली इस जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि इंटरनली भी डोनाल्ड ट्रंप को इस हवाले से सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वो आए ही इस मैनिफेस्टो पर थे कि वो पीस मेकर हैं और वो दुनिया से तमाम जंगें ख़त्म करने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा गुरूर था, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहा है।
ऑपरेशन सादिक स्वयं के 18वें मरहले में ईरान ने इजरायली शहर तल अबीब और हैफा में मिसाइलों की एक बार फिर से बरसात की। इन हमलों में इजरायली फ़ौजी मरकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को शदीद नुकसान पहुँचा। कई इमारतें हमने देखा कि खंडरात में बदल गई हैं और ये एग्जैक्टली वही मनाजिर हैं नाजरीन जो हमें गाज़ा से देखने को मिलते हैं। इन हमलों के बाद हज़ारों इजरायली अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि इमारतों, गाड़ियों और ज़ाती अशिया को भी नुकसान पहुँचने पर 30,000 से ज़्यादा शहरियों ने इंश्योरेंस क्लेम्स भी जमा करवा दिए हैं, जो इसराइल की नाकामी और ईरान की जीत को ज़ाहिर है कि बिल्कुल एविडेंट कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात को एडमिट किया है कि इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सकें। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के बारे में फ़ैसले करने की डेडलाइन भी दे दी है। तो जनाब मिस्टर प्रेसिडेंट का ये भी मानना है कि ईरान से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है, मगर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात किए और ईरान पर ज़ोर दिया कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो जाए, मगर ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। आज भी इस्तांबुल में ईरान की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारिजा का इजलास भी हुआ, जिसमें ईरान और इजराइल के दरमियान फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। व्यूवर्स, इजराइल और अमेरिका ये नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों और वो ख़ित्ते में इजराइल के लिए एक थ्रेट बने। इसलिए इजरायली वज़ीर आज़म बार बार अमेरिका को इस जंग में शामिल होने का कह रहे हैं, लेकिन अमेरिकी अखबारात और इंटेलिजेंस खुद इस बात की एतराफ़ कर रही है कि अगर अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो जाता है तो ये जंग पूरे ख़ित्ते में फैल सकती है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका बराह रास्त ईरान इजराइल जंग में शामिल हो सकता है? इस इशू को लेकर वाइट हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है, इसी पर बात करूंगी 92 न्यूज़ के अमेरिका से नुमाइंदा खुसूसी खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जो हम देख रहे हैं मनाजिर इजराइल के अंदर, इजराइल की बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह नुकसान पहुँच रहा है, जिस तरह शहरी पनाह लेने के लिए इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लेम्स कर रहे हैं इंश्योरेंस के, उनकी जानों को भी ख़तरा है, ज़ाहिर है माल को भी ख़तरा है। ये वही एग्जैक्ट मनाजिर हैं जो कि गाज़ा में क्रिएट किए इसराइल ने। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? क्या इजराइल इस वक्त हमें एक वीक पॉइंट पर नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वाइट हाउस में इस वक्त जो हलचल मची हुई है उसकी बुनियादी वजह अवाम की जो सपोर्ट है जो ईरान के बारे में और गजा के बारे में और इसराइल की मुखालफत, बढ़ती हुई मुखालफत। एपैक आपको जैसे पता है, अमेरिकन इसराइल जूश लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, सेनेट और कांग्रेस में जो है उसके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। वो भी अब इस वक्त अपने घुटने टेक दिए हैं और वो भी इस वक्त स्ट्रगलिंग मोड में है। तो उस वाले से जो सदर ट्रंप को सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो ये है कि उनकी अपनी पार्टी की रिपब्लिकन पार्टी हिस्टोरिकली इसराइल के बारे में बहुत प्रोएक्टिव रही है, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि रिपब्लिकन पार्टी सदर ट्रंप के साथ नहीं खड़ी ईरान के मामले में और गजा के मामले में। इसी तरह से अभी जो मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि यहाँ पे चीफ फील्ड मार्शल आसम मलिक यहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे भी उस जो हमारे जो मुसद्दका जो ज़राए हैं उसके मुताबिक ईरान के मसले पे ऊपर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया कि पाकिस्तान की जो इंटेल है वो अमेरिका से ज़्यादा है ईरान में। उस वाले से पाकिस्तान रेलिवेंट है इस सारी जंग के अंदर। अच्छा। और एक अहम चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो 2 हफ्ते का वक्त दिया है सदर ट्रंप ने कि 2 हफ्ते तक इनके पास वक्त है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान को लीड दी जा रही है इसमें फैसिलिटेशन के लिए कि पाकिस्तान अपना रोल किरदार अदा करे ईरान के अंदर। और जो अमरीका, जैसे सदर ट्रंप ने कहा कि अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा ईरान को, तो उस हवाले से पाकिस्तान अपना रोल प्ले करे, ईरान को नेगोशिएशन की तरफ लाते हुए कि अब वो रिटेलिएशन बंद कर दे। क्योंकि दुनिया, खासतौर पर इसराइल, ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ईरान इस हद तक कैपेबिलिटी रखता है तल अवीव और वहाँ पे उनकी पोर्ट्स के ऊपर, उनकी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर, उनकी जो शेल्टर हैं जो जिनको बहुत महफूज समझा जाता था, उन शेल्टर्स के ऊपर जो है वो हमला करे। और ख़ासतौर पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसराइल के जो मिसाइल लगे वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान थे उस आयरन डोम शील्ड के ऊपर, जिसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर अमरीकी टैक्स पेयर मनी लगी। तो उस हवाले से काफ़ी मुश्किलात हैं सदर ट्रंप को। और इसी वाले से हर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ब्रीफिंग हो रही है, बेशक वो स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन या वाइट हाउस है, तो एक ही बात हो रही है, क्या हम ईरान के खिलाफ जंग करने जा रहे हैं कि नहीं।
हर तरफ से मुख्तलिफ, जैसे टेड क्रूज का आपने देखा, सेनेटर टेड क्रूज का आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो उसमें भी वो डबल गेम कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ होंगे, हम साथ नहीं होंगे। कल सदर ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में बात की तो वो भी यही कह रहे थे, हो सकता है हम इसराइल का साथ दें, हो सकता है हम ना दें, हो सकता है हम जंग में साथ जाएं, हो सकता है हम ना जाएं। कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहे, क्योंकि ऑन ग्राउंड ट्रूप्स को कोई बंदा भी यहाँ पे वाशिंगटन में सपोर्ट नहीं कर रहा कि हम इसराइल में इस जंग में उसके साथ जाए जिसमें इसराइल ने खुद इनिशिएशन लिया और खुद से हमला किया। तो उस हवाले से सदर ट्रंप जो है वो इस वक्त मुश्किल में लग रहे हैं यहाँ पे व्हाइट हाउस में। ठीक है, लेकिन जो अभी आपने बोला कि आपके पास जो मुसद्दक़ा इत्तलात हैं उस हिसाब से पाकिस्तान से भी ज़ाहिर है एक कंट्रीब्यूशन मांगा जा रहा है, एक असिस्टेंस मांगी जा रही है, क्योंकि हम ईरान के करीब हैं, तो कुछ सिफारती सतह पर हो सके। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिफारती तौर पर ही इस मामले को डील करना चाह रहे हैं, वो जंग में जाने से अभी भी कतरा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी है नहीं है। ये देखें, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है जंग के ऊपर आने वाले अखराजात। वो सेनेट और कांग्रेस से अप्रूव होंगे, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें वो कई महीने लग सकते हैं। उसी वजह से, क्योंकि ये अमरीकी नेशनल इंटरेस्ट नहीं है कि ईरान पे हमला किया जाए, तो उस वाले से उनको सेनेट और कांग्रेस में उनको इजाज़त नहीं मिलने वाली, तो उस वाले से तो वो तो नहीं होगा। इसी वजह से वो मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान का रोल दिया। और इसी वाले से आप देखें G7 में मोदी के साथ जो रवैया रखा गया वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए रखा गया। मोदी तो ऐसे भाग रहे थे हर तरफ तस्वीरों के लिए, जैसे वो इलेक्शन कैंपेन हार जाएंगे अगर उनकी किसी जगह पे तस्वीर नहीं आए। बिल्कुल बुखलाए हुए थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी गुफ्तगू, उनको साइड लाइन पे जो मुलाकातें हुई, जो रवैया रखा गया इंटरनेशनल लीडर की वजह से, सारे लीडर अमेरिका के साथ लाइन कर रहे थे कि पाकिस्तान को खुश करना है इस वक्त। तो उस हवाले से ईरान में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार देखा जा रहा है, और लेकिन ये किरदार सियासी तौर पे देखा नहीं जा रहा है। ये बैक एंड चैनल से जो डिफेंस से रिलेटेड मामलात हैं वो उसको ईरान को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जब यहाँ पे CNN से गुफ्तगू की तो उनकी एक ही बात थी कि उनको बिट्रे किया गया। हमारे लोग जो है वो जून 15 को जा रहे थे उस समिट में जहाँ पे वो सारे फैसले होने थे ईरान से मतलब, उससे पहले ही हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई। तो हमें जंग का इतना दुख नहीं है, हम मुकाबला करेंगे, हम करते रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ धोखा हुआ है हमें उसका ज़्यादा दुख। तो उस वाले से हमको उनका ये कहना था वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पे अमेरिकी मीडिया को गुफ्तगू करते हुए कि हमें उस धोखे ने बता दिया है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं और हम मुश्किल घड़ी में हमें अपने फैसले खुद कर रहे हैं। उस हवाले से जो इनके जो इन्फ्लुएंशियल पार्टीज हैं जैसे रशिया और चाइना है ईरान के ऊपर, वो तो साइड पे हो गई, अब पाकिस्तान को लीड देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है खुर्रम, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हमें इंसाइट्स दी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और खुर्रम का ये कि जो वहाँ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो यही हैं, और जो मूड नज़र आ रहा है वो यही है कि जंग में बराह रास्त शायद अमेरिका मुलव्वस ना हो, मगर कोशिशें की जा रही हैं कि सिफारती ज़राए से कुछ ना कुछ मामलात बेहतर हो सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक नाजुक और पेचीदा मोड़ पर खड़ी हुई है, जहां खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट बहरान तेज़ी से एक नए सियासी बल्कि आइनी बहरान में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बजट की मंजूरी सिर्फ एक माली या इंतज़ामी मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी सियासी कहानी छुपी हुई है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि इमरान खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम और तैमूर सलीम झगड़ा को बजट मंजूरी से पहले मुशावरत के लिए बुला रखा है, मगर ये मुलाकात होने नहीं दी जा रही, जिस पर PTI ने यह ऐलान किया है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात और मुशावरत नहीं हो जाती तब तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास नहीं होगा। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट मंजूरी का प्रोसेस भी रोक दिया गया है, जिस पर एक नए आइनी बहरान का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि बजट 30 जून तक मंजूर करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर सूबाई हुकूमत दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर बजट पास नहीं करती तो गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बजट मंजूर ना होने पर न सिर्फ 1 जुलाई से सरकारी फंड्स का इस्तेमाल रुक जाएगा, बल्कि विफाक इस मुआशी बहरान पर आइन के आर्टिकल 234 और 235 के तहत सूबे में एमरजेंसी भी लगा सकता है। इस सारी सूरत हाल को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाक की साजिश का नाम देते हैं।
उन्होंने ये धमकी भी दी है कि अगर साजिशें ख़त्म ना हुई तो वो सूबाई असम्बली को किसी भी वक्त तहलील कर सकते हैं। तो अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई गंडापुर सरकार खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने की तरफ जा रही है, और अगर ऐसा है तो क्या ये एक नई सियासी हिकमत अमली है या फिर माजी की तरह एक और सियासी गलती दोहराई जा रही है। आपको याद होगा कि माजी में भी ऐसा हो चुका है। जनवरी 2023 की अगर बात करें तो इमरान खान के कहने पर पंजाब और केपी असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी ताकि अर्ली इलेक्शन के लिए दबाव डाला जा सके, लेकिन नतीजा क्या निकला? इसके बाद दोनों सूबों में इलेक्शन आइन की मुकर्रर डेडलाइन में नहीं हो सके थे, जिससे दोनों सूबों में आइनी और कानूनी बहरान खड़ा रहा और निगरान सेटअप अपनी मुद्दत से लंबा होता चला गया। इसके बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बारहा ये एतराफ़ किया कि असम्बलियाँ तहलील करना एक बड़ी सियासी गलती थी। इस बोल्ड फैसले से पीटीआई को मकबूलियत तो ज़रूर मिली, पॉपुलर हो गई जमात, मगर सिस्टम की नाराज़गी बढ़ती चली गई जो आज तक ख़त्म नहीं हो सकी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पीटीआई के लिए एक महफूज शेल्टर भी है, ऐसा सूबा जहां अभी भी पीटीआई की हुकूमत है और सियासी असर व रसूख भी बरकरार है। तो ऐसे में सवाल वही है कि क्या पीटीआई दोबारा अपनी ही हुकूमत अपने ही हाथों से ख़त्म करने का रिस्क ले सकती है, या फिर ऐसा करने के लिए पीटीआई को मजबूर किया जा रहा है? सवाल ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात की राह में रुकावटें महज इत्तेफाक हैं या फिर इसके पीछे भी वफाकी हुकूमत की कोई सियासी हिकमत अमली छुपी हुई है। नाजरीन, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इमरान खान पिछले पौने 2 साल से जेल में हैं और उनकी कानूनी और सियासी मुश्किलात ख़त्म ना होने की वजह से पार्टी लीडरशिप प्रेशर में है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान इजराइल जंग की वजह पीटीआई अपने एहतजाजी तहरीक को भी पोस्टपोन कर चुकी है। लेकिन सियासी हलकों में ये बहस जारी है कि एहतजाज मौखर करने का फ़ैसला कहीं फेस सेविंग तो नहीं है, क्योंकि पार्टी में ज़ाहिर है वो मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा जिस पर एक अवामी तहरीक खड़ी की जा सके। ऐसे में अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई तो फिर पीटीआई के पास आखिर बचेगा क्या? इसी पर बात करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भट्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या पीटीआई वही गलती दोहरा कर दोबारा से अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है? क्या अफोर्ड कर सकती है? क्या ऐसी हिकमत अमली चल रही है कि क्या असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी। वो एक जो उसके कंटेंट से जो उन्होंने बयान दिया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने उनको वार्निंग दी है जो इस इंतजार में बैठे हैं कि हम 234 के तहत और 235 के तहत इमरजेंसी लगा देंगे। ठीक है। तो उसके से पहले तो सीएम के पास अख्तियार होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये टाइम आएगा। और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में खान साहब से, उनकी बहनों ने तो मिलना ही है ट्यूसडे को, तो कोई ना कोई इसका हल निकल आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस है कि अपने हाथ से ही को गवर्नमेंट को चलता करेंगे या कोई उसमें। ये डेफिनेटली देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक लीडर हैं, एक जमात के सरबराह हैं, उनकी सूबे में हुकूमत है और आप बजट में उनकी तजावीज़ भी नहीं शामिल होने दे रहे, जिनके वीएन पे वोट मिला है, जिनके नाम पे वोट मिला है, आप मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो इससे बड़ी क्या है अपना नाकामी इस मौजूदा गवर्नमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास और तो कुछ रहा नहीं। वफाकी बजट आप देख लें, हमारा पंजाब का सूबाई बजट देख लें, नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। तो अब वो यही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ज़ाती ये ख्याल है कि इस नैच में बात नहीं पहुँचेगी। तो भट्टर साहब, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये 2 ऑप्शंस मिले, सपोज़ करें अब 2-3 दिनों में आप जो कह रहे हैं कि मुलाकात शायद हो जाए, वो भी बहनों की मुलाकात होनी है, लेकिन इमरान खान साहब ने तो फाइनेंशियल टीम को बुलाया हुआ है, वो उनसे मुशावरत करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कोई पॉलिसी गाइडलाइन। अगर ये मुलाकात नहीं होती और पीटीआई के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो ये कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो बजट पास ना किया जाए और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो, गवर्नर राज लगे, असम्बलियाँ तहलील करनी पड़े, पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए केपी में, ये ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा वायबल है? या फिर ये ऑप्शन के ठीक है नहीं हो पा रही मुलाकात, विक्टिमाइजेशन हो रही है, नज़र आ रहा है सबको, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जी हम बजट तो पास करें ना किसी तरीके से ताकि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर बरकरार रहे, हम पावरलेस नहीं हो सकते। इन दोनों ऑप्शन में से क्या सूट करेगा पीटीआई को? देखिए, बजट में 2 किस्म के अखराजात होते हैं जी। एक चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, जो तनख्वाही हो गई, जिसमें आपकी एक सेटल्ड होता है, वो तनख्वाहें वगैरह मुलाजमों की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के
जो रोजमर्रा के अखराजात होते हैं, एक ADP होती है। पंजाब में तो मेन चीजें तो प्रोविंस में तो यही होती है ना जी। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो खान साहब की बहनें भी पैगाम पहुंचा सकती हैं। अच्छा। कंडीशनली बजट भी पास हो सकता है, जो ADP का पोर्शन होता है वो रखा भी जा सकता है। ओके। और देखें, ये जिस तरह आप ये पंजाब में कर रहे होते हैं कि ये सारी ADP 1240 अरब रुपए की ADP इन्होंने कोई चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह लगाई है, जिस तरह उन्होंने स्कीमें दी हैं, कोई सब स्कीमों में लगेंगी। आपने मेरी 3.5 घंटे की स्पीच का आपको पता होगा, जो असेंबली के अंदर हुई है, और उसमें मैंने टोटल 842 अरब रुपए की जो ADP इनसे खर्च नहीं हुई। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई इसमें इतनी बड़ी बात होगी। ये कंडीशनली भी हो सकता है कि खान साहब की डिस्क्रिशनरी जो पावर चीफ मिनिस्टर की हैं उस पे एक जो एलोकेशन होती है वो रख दी जाती है। वो फिर खान साहब जिस वक्त जिस तरह डायरेक्शन देंगे, क्योंकि देखे ना, ये तो इस हुकूमत का एक इंतहाई घिनौना फेल है। यानी इस तरह तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के लिए भी नहीं किया जाता जिस तरह चीफ मिनिस्टर के लिए किया जा रहा है। हुकूमत मिलने नहीं दे रही। चीफ मिनिस्टर जो है एक सूबे के एक स्टेक होल्डर है, वो बार बार क्या कह रहे हैं, वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो मुतालबा यही कर रहे हैं कि मुझे अपने लीडर से मिला दिया जाए। तो उनको अगर मिला दिया जाए तो पूरा एक जो हिजानी कैफियत बनाई जा रही है, जो क्रिएट की जा रही है, मेरे नजदीक तो ये नहीं है। क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी हुकूमत गिर जाए, खुदा न खास्ता। पहले वो CM को कहेंगे कि तमाद का वोट ले, कि तमाद का वोट ऑलरेडी CM के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2/3 से भी मेजॉरिटी उधर ज्यादा है। तो उसके बाद दोबारा बजट के लिए फिर ये चलता रहता है। लेकिन जिस तरह ये हिजानी कैफियत पेश करके अपनी नीतों को जाहिर कर रही है ये जो वफाकी गवर्नमेंट है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो जरूर हरफ आ रहा है। बाकी जो हमारे CM हैं KPK के, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। वो खान के उनका बड़ी जायज़ बात है कि वो इमरान खान से मुलाकात उनको वो कह रहे हैं मेरी करवाई जाए। जो उनकी फाइनेंस की टीम है, मुजम्मिल असलम साहब हैं और भी जो हैं उनके वो हैं, तो उनको तो 1 मिनट में करवा देनी चाहिए थी। ये कौन सी लंबी थी? ये इसमें क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि एक हैजान पैदा हो? क्योंकि अगर हम आपकी साइड से ज़ाहिर है, अगर आपको एडवोकेट करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई छोटी सी मुलाकातें करवानी है, तो अगर नहीं करवाई जाएगी तो फिर एक बहरान खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उसका फ़ायदा तो अल्टीमेटली वफाकी गवर्नमेंट को हो रहा होगा। तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ये चाह रही है इस वक्त करना? देखिए, फ़ायदा टेक्निकली तो हो जाएगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि अवाम के दिलों में इनकी इज्जत बढ़ेगी? यानी आप ये देखें, एक सूबे का गवर्नर कह रहा है, चीफ मिनिस्टर कह रहा है, अपनी फाइनेंस की जो टीम है उनको लेके वो अपने लीडर के साथ, जिनकी उधर गवर्नमेंट है, उनको मिलना चाहते हैं। तो उसमें जो ये लेतोलाल से ये वफाकी हुकूमत और पंजाब की हमारी हुकूमत है, जो कि इधर अडयाला में पंजाब में ही आता है, ये लेतोलाल से काम ले रही है। तो ये इसको हम क्या समझे? ये कोई जमहूरी तरीका है? गो के पहले भी हमको जमहूरी तरीकों के साथ हमारा साथ बर्ताव नहीं हो रहा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही आप देखें ना, ये तो एक अंधापन है इस हुकूमत का, पंजाब की हुकूमत का और मरकज की हुकूमत का। उनको तो 1 मिनट में मिलवा देना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर हैं वो KPK के, ये क्या जस्टिस दे रहे हैं? यानी ये दो सूबे के दरमियान भी इसमें एक नफरत की फिजा पैदा की जा रही है कि एक सूबे में अडयाला जेल है, दूसरा सूबा जहाँ पे जो लीडर अंदर हैं बेसिस मुकदमात में, उनकी मुलाकात होनी है। उस मुलाकात के लिए उस सूबे के कौन कह रहे हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो इससे क्या साबित होता है? वो क्या चाहते हैं? अमीन खान को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्होंने वो जो स्टैंड लिया है, उनका ग्राफ ऊपर हो रहा है अपनी पार्टी में, अपने लोगों में, कि अपने लीडर की बात पे स्टैंड लिया हुआ है। तो इनको अखलाकी तौर पे ये कहाँ खड़े हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान भचर साहब, लीडर पंजाब असेंबली हमारे साथ मौजूद थे, और वो यही कह रहे थे कि उनको नहीं लगता कि असेंबलियाँ तोड़ने की तरफ PTI जाएगी। और वफाक की जानिब से उन्होंने कहा कि बदनीयती का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बजट दिया गया है पंजाब असेंबली की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो अनरियलिस्टिक बजट है। प्रोग्राम सब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।